कड़कड़ाती सर्दी में दादरला गांव में बैठक चल रही है। धर्मांतरण को लेकर 12 जनवरी को आंदोलन प्रस्तावित है। युवा महिलाएं भी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। हिंदू महापंचायत के कार्यक्रम में घर वापसी के मुद्दे पर चर्चा होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो सिरोही के अनादरा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर जबरन धर्मांतरण के खिलाफ हिंदू संगठनों की बैठक हो रही है और एक रणनीति बनाई जा रही है ताकि इलाके में जबरन धर्मांतरण किसी का ना हो। विस्तार से चर्चा धर्मांतरण को लेकर के एक और बड़ी बैठक को लेकर के भी चर्चा की जा रही है। 12 जनवरी को ये प्रस्तावित बैठक और आंदोलन रखा गया है और इसी को लेकर के इस बैठक में विस्तार से चर्चा की जा रही है। चलो दादरा 12 जनवरी रोकेंगे भाई, रोकेंगे दादरा वाले, रोकेंगे भाई, रोकेंगे। और जयपुर से बड़ी खबर, जहां भजनलाल कैबिनेट की कल दोपहर को 2 बजे बैठक प्रस्तावित है। भजनलाल कैबिनेट की बैठक कल दोपहर को 2 बजे होगी। 2:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक रखी गई है। गहलोत सरकार में बनाए गए नए जिलों पर फैसला हो सकता है, तो एसआई भर्ती रद्द करने पर भी फैसला लिया जा सकता है। 6 से 8 जिलों को बड़े जिलों में मर्ज किया जा सकता है। मंत्री लेवल की कमेटी का भी बड़े जिलों में मर्ज करने का सुझाव था। नए जिलों को लेकर के पंवार कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक फैसला हो सकता है। ये अब बड़ी खबर है इस वक्त की। भजनलाल कैबिनेट की बैठक कल दोपहर को 2 बजे प्रस्तावित है। वहीं सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में कोर्ट ने 5 आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया, जिसमें 5 आरोपियों को 6 फरवरी तक कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। अगर ये आरोपी पेश नहीं होते हैं तो उन पर कोर्ट कड़ा एक्शन लेगा। पेपर लीक के सरगनाओं की प्रॉपर्टी होगी कुल, संपत्तियों पर चिपकाया जाएगा नोटिस। 6 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश। वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 पेपर लीक मामले के 5 आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इसके लिए कोर्ट ने इनकी संपत्ति की कुर्की के नोटिस भी जारी किए हैं। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 6 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के भी आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इन आरोपियों को पेश नहीं होने पर भगोड़ा घोषित कर रखा है। पेपर लीक मामले के आरोपी सुरेश कुमार ढाका, जोगेंद्र सारण, सुरेश बिश्नोई, प्रदीप खींचड़ और नेताराम कलबी के खिलाफ संपत्ति कुर्की के नोटिस जारी किए गए। आपको बता दें कि इस साल मार्च में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सुरेश ढाका के भाई कमलेश ढाका को जयपुर से गिरफ्तार किया था। कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में वांटेड होने के चलते कमलेश की गिरफ्तारी हुई थी। पेपर लीक के इस मामले में पुलिस को कुख्यात सुरेश ढाका समेत कई आरोपियों की अभी भी तलाश है। इस मामले में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कार्रवाई की थी और ऐसे में उदयपुर की कोर्ट से दोनों मामले ईडी कोर्ट में स्थानांतरित किए गए थे। पेपर लीक के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। सभी मामले एलडीसी भर्ती, सीएचओ भर्ती, जेईएन भर्ती और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने पेपर लीक मामले के आरोपी सुरेश ढाका को पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर भजनलाल सरकार का नए साल 2025 का रोड मैप को लेकर के अगले कल से 3 दिनों तक विधायकों से सीएम खुद संवाद करेंगे। कल कोटा संभाग के विधायकों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल चर्चा करेंगे। तो जनवरी में होने वाले रोजगार उत्सव उद्घाटन पर भी चर्चा होगी। विधायकों द्वारा क्षेत्र के विकास कार्यों की पुस्तिका जारी करने पर भी सीएम खुद विधायकों के साथ मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे, उनके सुझाव लेंगे। अटल ज्ञान केंद्र की आगामी योजना पर भी चर्चा होगी। तो आगामी बजट विकास के रोडमैप को लेकर के सीएम विधायकों से सुझाव लेंगे। तो कल से अगले 3 दिनों तक विधायकों के साथ मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण चर्चा, अलग अलग इलाके के विधायकों के साथ सीएम खुद चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। आगामी विकास के रोडमैप को लेकर के हो या फिर सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन पर कैसे आगे बढ़ा जाए, इनको लेकर के हो। ये तमाम मसले जिनको लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल विधायकों के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। राजधानी जयपुर से यह बड़ी खबर है। कल से अगले 3 दिनों तक विधायकों से सीएम खुद संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके लिए बाकायदा तारीख और
विभाग इलाकेवार स्थितियां तय की गई हैं। तो वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सारांश कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ जांच के एफआईआर के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। हादसे का शिकार हुई निजी कोचिंग सेंटर की बस। हादसे में एक टीचर की मौत, कई छात्र घायल। शिक्षा मंत्री ने संस्थान पर दिए एफआईआर के निर्देश। चौमू के सारांश कोचिंग इंस्टीट्यूट की यह वही बस है जो शुक्रवार सुबह हादसे का शिकार हुई। बताया जा रहा है कि यह हादसा बस के ब्रेक फेल होने के चलते हुआ। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस दौरान उसमें करीब 30 बच्चे सवार थे। यह हादसा चौमू में नेशनल हाईवे 52 पर भोजलावा कट पर हुआ। ब्रेक फेल होते ही बस निर्माणाधीन पुलिया से टकरा गई। हादसे में एक टीचर आनंदीलाल शर्मा की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर समेत 10 बच्चे जख्मी हुए हैं। इस हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए चौमू के बराला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ पर एक स्टूडेंट की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि 8 स्टूडेंट्स और बस ड्राइवर को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। परिवहन विभाग ऐसे बसों का फिटनेस जारी ही क्यों करता है? मेन जिम्मेदार इसमें विभाग है वो परिवहन विभाग है। परिवहन विभाग को इसमें कठोर संज्ञान लेना होगा और कठोर कार्रवाई करनी होगी ताकि भविष्य में ऐसी कोई दर्दनाक हादसे ना हो। बताया जा रहा है कि सारांश कोचिंग इंस्टीट्यूट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट की तैयारी करवाता है और बस स्टूडेंट को इटावा से चौमू इंस्टीट्यूट लेकर के आ रही थी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बस हादसे पर खेद प्रकट किया और सारांश कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के प्रति इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संस्थानों को विद्यार्थियों की सुरक्षा के प्रति गंभीर होना चाहिए। हादसे बार बार होते हैं और उन पर सवाल भी उठते हैं और कार्रवाई भी होती है। इस हादसे को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बेहद गंभीरता से लिया और लापरवाह शिक्षण संस्थान के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या कुछ जिम्मेदारी बच्चों को कोचिंग देने वाले संस्थान की नहीं बनती? आखिर कैसे एक अनफिट बस को चलाने की अनुमति दी गई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो अजमेर में दिन दहाड़े महिला से चेन स्नेचिंग का मामला सामने आया। दरअसल बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी से जा रही महिला का रास्ता रोका और उसे चेन छीन ली। हालांकि पीड़ित महिला ने भी बहादुरी से लुटेरों का मुकाबला किया, उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं रही। यह घटना शुक्रवार दोपहर को 2 बजे कृष्णगंज थाने के अलकनंदा कॉलोनी की है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं। पीड़िता जया मूलचंदानी ब्यावर जिले के मसूदा की रहने वाली हैं यूं तो, लेकिन सर्दियों की छुट्टियों में वे अपने पीहर आई थी। जया ने बताया कि घटना के बाद उन्होंने बदमाशों का पीछा करने का भी कोशिश की, लेकिन बेटे को चोट लग जाने से उन्हें पकड़ नहीं पाई। सूचना पर पुलिस पहुंची। फुटेज के आधार पर अब बदमाशों की तलाश की जा रही है, लेकिन बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है ये आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। मैं यहीं अलकनंदा कॉलोनी में ही रहती हूँ। मैं कॉलोनी के बाहर मेरे बेटे को लेके गई थी चीज़ दिलाने के लिए। वापस आई तो 2 लड़के मेरे पीछे आ रहे थे। उन्होंने मेरे से आगे निकल के आगे वाले ने गाड़ी घुमाई और पीछे वाले ने मेरा चलती गाड़ी पे गला पकड़ के और मेरी चेन खींच ली। मैंने उसको बहुत मारा और मैंने बहुत कोशिश की, पर मेरा बेटा गाड़ी से गिर गया, उसके पैर में लग गई, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। जी कौन सी गाड़ी थी? शाइन बाइक। तो सामान्य तौर पर एक टाइगर अपने आसपास या फिर अपने इलाके में दूसरे टाइगर को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करता। आंख दिखते ही मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन ये उसका आनुवंशिकी गुण बताया जाता है। लेकिन रणथंभौर नेशनल पार्क में अब ऐसे दृश्य भी देखने को मिल रहे हैं जहां पर एक ही इलाके में एक से अधिक टाइगर रह रहे हैं। ये अपने आप में दुनिया का बड़ा आश्चर्य माना जाता है। पेश है सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क से एक खास रिपोर्ट है। रणथंभौर में इलाके की जंग ले रही जान। 2 साल में 16 बाघों की मौत कर रही हैरान। बाघों की मौत पर कैसे लगे लगाम। रणथंभौर नेशनल पार्क, जहां दुनिया भर से सैलानी बाघों की अटखेलियां देखने के लिए पहुंचते हैं, जहां जंगल का राजा शान से अपने कुनबे के साथ रहता है। मां शावक को शिकार के गुर सिखाती है, बाघ चहलकदमी करता है। अब भला कोई राजा अपने इलाके में दूसरे को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? इसीलिए रणथंभौर से गाहे बगाहे टेरिटोरियल फाइट की तस्वीरें भी आती हैं। बाघों की भिड़ंत की तस्वीरें देखने वालों को भले ही रोमांचित करें, लेकिन इन तस्वीरों से वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। वन्य जीव प्रेमी अपनी चिंता जताते हैं। रणथंभौर में पिछले 2 साल में 16 बाघों की मौत हुई। टेरिटोरियल फाइट में ज्यादातर बाघों की जान गई। पिछले 1 साल में 16 शावकों ने जन्म लिया, लेकिन इसके साथ ही बाघों की मौतों का आंकड़ा भी
तेजी से बढ़ा। अगर नर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पर्याप्त स्थान नहीं है। रणथंभौर में मादा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पर्याप्त स्थान है, क्योंकि मादा तो पिछले दिनों में कई सारी मादाएं यहाँ से गायब हुई है, मरी है और कहीं न कहीं संघर्ष में मारी गई है। रणथंभौर नेशनल पार्क में फिलहाल 26 बाघ, 25 बाघिन और 16 शावक हैं। जानकार बताते हैं कि रणथंभौर में क्षेत्रफल के मुताबिक जितने बाघ, बाघिन और शावकों की संख्या होनी चाहिए, उस हिसाब से यहाँ बाघों की पर्याप्त संख्या है। ऐसे में जब कोई नया शावक जन्म लेता है और फिर युवा होकर अपनी मां से अलग होकर अपनी टेरिटरी बनाता है, तो फिर कई बार टेरिटरी के लिए दूसरे बाघ से उनका टकराव होता है। आपसी संघर्ष में कमजोर बाघ की मौत हो जाती है। जो वन्य जीवों की जो दुनिया है वो बहुत ही निराली है। उसमें क्या है कि 2 नर टाइगर या एक से अधिक नर कई बार साथ में रह लेते हैं। ये स्थिति तब जब आती है जब वो एक नर छोटा होता है और एक नर बड़ा होता है, या आपस में एक दूसरे के भाई होते हैं, परंतु धीरे धीरे उनमें संघर्ष की स्थिति बनी जाती है। वन्य जीव विशेषज्ञ मानते हैं कि टेरिटोरियल संघर्ष रोकने के लिए नई रणनीतियों की जरूरत है। उनका सुझाव है कि सरकार को नए घास के मैदान विकसित करने चाहिए। नए घास के मैदान बनने से वहां दूसरे वन्य जीव आकर्षित होंगे और बाद में बाघ भी उसी दिशा में अपनी टेरिटरी बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जानकारों ने टेरिटोरियल फाइट को रोकने के लिए नर बाघों को दूसरे टाइगर रिजर्व में भेजने का भी सुझाव दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। तो प्रदेश में शीतलहर और कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। ठिठुरन भरी सर्दी के बीच पारा लगातार जमाव बिंदु पर है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में जारी बारिश का दौर, कई जिलों में बारिश से बदला मौसम। बरसात के बाद तापमान में गिरावट। राजस्थान में शुक्रवार सुबह से ही कई जगहों पर बारिश हो रही है। प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ, जिसके असर से रात से ही प्रदेश के कई शहरों में मध्यम स्तर की बारिश हुई। प्रदेश में ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है। सीकर, अजमेर और उदयपुर में शुक्रवार सुबह बारिश हुई। वहीं बीती रात सीकर, अजमेर के अलावा जयपुर, पाली और जालौर में भी तेज बारिश हुई। अजमेर में सर्द हवाओं के साथ साथ तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। अजमेर में दिसंबर के अंत में एक बार फिर सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अजमेर में मावठ की बारिश ने भी परिवर्तन कर दिया है। मौसम में आए अलग अलग परिवर्तन के बाद आम जनता में भी अलर्ट के लिए निर्देश दिए गए हैं। लोहागल स्थित एक चाय की दुकान है, यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से सर्दी से बचाव जो तमाम लोग हैं वो कर रहे हैं और चारों तरफ जो है विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो चली है। बहुत ज़्यादा सर्दी है, घर से बाहर नहीं निकल रहा आदमी और तप रहे हैं, क्या करें। ये आ गई है यहाँ पे, तो सर्दी से बचाव के लिए कड़ाकेदार सर्दी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा खतरनाक। जयपुर में भी देर रात हल्की बारिश हुई। मौसम में बदलाव के चलते ठिठुरन बढ़ रही है। पारा 4 से 5 डिग्री गिरने के आसार हैं। ये कल से बहुत जबरदस्त बड़ी सर्दी पड़ रही है। कल से सर्दी ज्यादा है। अच्छा, रात को बारिश भी हुई है। अच्छा अच्छा, अब बारिश हुई है। देखो कैसे बचाव कर रहे हैं सर्दी से? बचाव तो भी ये कपड़ा ओढ़ के रहो, टोपा लगा के। अच्छा, सर्दी का बचाव यही है। मौसम विभाग ने राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और ओले गिरने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने 13 जिलों में ऑरेंज जबकि 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। श्री गंगानगर समेत बीकानेर संभाग के आसमान में बादल छाए हैं। श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग के लिए मौसम विभाग के द्वारा आज मेघ गर्जना के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के द्वारा मेघ गर्जना के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का येलो अलर्ट जारी किए जाने का अच्छा खासा असर इस समय श्री गंगानगर जिले के आसमान में देखा जा सकता है। जिन जिलों में ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, जयपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक और चूरू शामिल है। उधर जैसलमेर में 5 दिन से लगातार कोहरा छाया है। ठंडी हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। कोहरे के चलते वाहन चालकों को खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही सैलानियों की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है।
राजसमंद और कोटा में भी ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। राजसमंद में सीजन की पहली बारिश हुई। अलग अलग जगहों पर हल्की और मध्यम बारिश का दौर जारी है। ये जो बारिश है मावट, आमतौर पे तो माना जाता है कि मावट अच्छी होती है फसलों के लिए, लेकिन राजसमंद से जिस तरह भी सिंचाई के लिए भी पानी छोड़ा गया है, लगातार खेतों में पानी भरा हुआ है और ये बारिश हो रही है, तो कहीं न कहीं किसानों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। किसानों के लिए निश्चित नुकसानदेही है अभी की बारिश, और खेतों में पानी भी भरा हुआ, नहर भी छोड़ी हुई है। मौसम विभाग ने 17 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है, जिसका असर रविवार तक रहेगा। ऐसे में लोगों से अपील है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो हार्ट के मरीजों के लिए सर्दियों का सीजन बेहद सावधानी रखने का होता है, क्योंकि हार्ट के मरीजों के लिए सर्दियां खतरनाक हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक इस सीजन में हार्ट अटैक का खतरा 20 से 30% तक ज्यादा होता है। और ऐसे में सर्दियों में अपना और अपने दिल का ख्याल कैसे रखें, इस रिपोर्ट में देखिए। मौसम और स्वास्थ्य का सीधा संबंध होता है। गर्मियों में खानपान में सावधानी बरती जाती है, तो सर्दियों में खानपान में विशेष व्यंजन शामिल कर सेहत बनाने पर फोकस किया जाता है। दरअसल सर्दियों को हेल्दी सीजन माना जाता है, यानी इस मौसम में अच्छे खानपान और शारीरिक व्यायाम से सेहत बनाई जा सकती है। मगर सर्दियों में हार्ट के मरीजों के लिए थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। सर्दी में हार्ट अटैक के कारण 31% तक खतरा बढ़ जाता है। ठंड के कारण धमनियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे हार्ट की मसल्स को कम ऑक्सीजन मिलती है। सर्दी बढ़ने से ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ जाता है। खून का गाढ़ापन बढ़ने से खतरा बढ़ जाता है। तो सर्दियों में प्लेटलेट्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो खून का थक्का बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरा बात कि हम हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रखते हैं, सर्दियों में पानी कम पीते हैं, तो जब हाइड्रेशन कम होता है तो भी खून का थक्का बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे पास मैं देखता हूँ कि कम से कम 50% हार्ट अटैक की मात्रा बढ़ गई है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है एक्सट्रीम वेदर। जैसे मैंने बताया ना, वो एक्सट्रीम खुशी, ऐसी एक्सट्रीम वेदर की वजह से हार्ट की जो नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं, खून के अंदर गाढ़ापन बढ़ जाता है, और जो लोग स्टेबल होते हैं उनके अंदर से एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है या हार्ट फेलियर होने की संभावना रहती है। डॉक्टर्स के मुताबिक कड़ाके की सर्दियों में हार्ट के मरीजों और बुजुर्गों को विशेष ख्याल रखने की जरूरत होती है। ज्यादा ठंड हो तो घर पर ही रहें, कमरे को हीटर या ब्लोअर से गर्म रखें, वजन ना बढ़ने दें, डाइट में मौसमी फल, सब्जियां, साबुत अनाज शामिल करें, पर्याप्त पानी पीते रहें, स्ट्रेस को मैनेज करें, 15 दिन में चेक कराएं ब्लड प्रेशर। कि आपको एक्सट्रीम वेदर से बचना है। इस समय हम सारे बुजुर्गों से और हार्ट पेशेंटों से निवेदन करते हैं कि वो मॉर्निंग वॉक पे ना जाएं, हल्की एक्सरसाइज करें, भारी एक्सरसाइज ना करें, ठंडे पानी का नहाने में उपयोग ना करें, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सर के ऊपर पानी डायरेक्ट ना डालें, पहले पानी सर पैरों में डालें, और कोशिश करें कि ठंड के अंदर वेदर एक्सपोजर से बचना चाहिए। मतलब बहुत जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको बहुत अर्ली मॉर्निंग में निकल कर नहीं घूमना चाहिए। जब तक सूर्योदय ना हो जाए तब तक का इंतज़ार करना चाहिए। दूसरा, जब निकलें तो ठंड से एक्सपोजर नहीं हो, कम से कम कपड़े अच्छे पहन के निकलें और फिर वॉक करें। बहुत हैवी एक्सर्शन ना करें, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सर्शन ना करें, अपने आप को वार्म रखें, है ना। सर्दी से एक्सपोजर जितना कम होगा उतना अच्छा है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है, और ऐसे में सीजन में स्वास्थ्य का ख्याल रखकर हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि सीजन में सीने में दर्द, जलन जैसी कोई भी समस्या होने पर खुद डॉक्टर बनने, मनमर्जी का इलाज लेने या फिर इग्नोर करने से बेहतर है डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार इलाज लिया जाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को 92 साल की उम्र में दिल्ली में एम्स में निधन हो गया। शनिवार को उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और गांधी परिवार ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मनमोहन सिंह उस शख्सियत का नाम था जिनका काम ही बोलता था।
सादगीपूर्ण जीवन और चुपचाप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना ही उनकी सबसे बड़ी पहचान रही है। यही वजह है कि आरबीआई के गवर्नर से वित्त मंत्री तक और फिर 10 साल तक उन्होंने देश की जो कमान संभाली और सियासी गुणा भाग न आने के बाद भी देश के अर्थतंत्र को मजबूती से आगे तक लेकर गए, उसकी चारों तरफ तारीफ भी होती रही है। रिपोर्ट देखिए। दशकों तक सरकार और सियासत की पगडंडियों में चलकर सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचकर भी बेदाग रहने वाले मनमोहन खामोश हो गए। जोड़ तोड़ की सियासत का तजुर्बा ना होने के बावजूद 10 साल तक गठबंधन की सरकार चलाने वाले कांग्रेस के असरदार सरदार अलविदा हो गए। देश के करोड़ों लोगों को गरीबी की बेड़ियों की गिरफ्त से रिहा कराने वाले अर्थशास्त्री मनमोहन अब लौटकर नहीं आएंगे। मौजूदा भारत के बाजार और कारोबार की सूरत को 90 के दशक में गढ़ने वाले और देश का वित्त संभालने वाले वजीर मनमोहन की सांसें अब थम गई हैं। गरीब परिवार से उठकर सिर्फ ऊंची तालीम के रास्ते सियासत के सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचने की मिसाल कायम करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का रात 9:51 पर निधन हो गया। 92 साल का उनका जीवन एक शून्य में समाहित हो गया। समय का पहिया अचानक थम सा गया। अर्थव्यवस्था का मुश्किल दौर हो या गठबंधन धर्म की सियासी दलदल, उनके चेहरे पर मुस्कान कभी छटी नहीं। ऐसे समय में किसी ने उन्हें बतौर वित्त मंत्री उनके योगदान को याद किया, किसी ने उनके नेतृत्व क्षमता को याद किया, किसी को आम लोगों का जीवन आसान बनाने का उनका जुनून याद आया। कोई देश को समर्पित उनके ज्ञान और उनकी योग्यता के आगे नतमस्तक हो गया, तो किसी ने उनकी सादगी को सलाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनमोहन सिंह के घर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके जाने का गहरा शोक व्यक्त किया और घर पहुंचकर नमन किया। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। शनिवार को उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी निधन पर शोक व्यक्त किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हमारे बीच से चला जाना न केवल देश के लिए एक महान क्षति है, बल्कि मेरे लिए व्यक्तिगत भी। मैं उनको बरसों से जानता था। राष्ट्रपति भवन में उनसे मेरी भेंट होती थी। वो सौम्यता और विनम्रता के एक प्रतीक थे, भारतीय राजनीति के एक पुरोधा थे और मैं समझता हूं कि इंडियन इकोनॉमी के एक आधुनिक निर्माता थे। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर उनको नमन किया। दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत पिछले कई महीनों से नासाज थी। आखिरी बार वो संसद में भी व्हीलचेयर पर ही पहुंचे थे। उस वक्त देश सेवा के उनके जज्बे को हर किसी ने सलाम किया था। लेकिन गुरुवार की शाम को उनकी तबीयत अचानक इतनी बिगड़ गई
कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। शाम करीब 8 बजे उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में लाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशें बेकार हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।